अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स 10th की बात करेंगे और ये हमारा इसका 18वां लेक्चर है और इसमें हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, जो चैप्टर नंबर 12 है और थर्ड चैप्टर है क्लास 10th का। और 12 चैप्टर अगर टोटल शुरू से देखें 9th के चैप्टर भी इंक्लूड करके तो 12 है। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। किसी भी स्फीयर का एक हिस्सा ले लें, उसके इंटरनल अगर रिफ्लेक्टिंग करते हैं तो वो उसकी और कनकेव मिरर बन जाता है, और अगर उसकी आउटर साइड को रिफ्लेक्टिंग करते हैं तो वो कन्वेक्स मिरर बन जाता है। वो उसके बाद कन्वेक्स और कनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने पढ़नी थी। कन्वेक्स मिरर जो रहता है उसकी कह रहा है जी फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। बिल्कुल सही कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस साइड। इस साइड से रिफ्लेक्ट लाइट इधर से आती है और इधर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। रिफ्लेक्शन इसकी इसी तरफ हो जाती है, और अगर इसको हम जो इसकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको पीछे की तरफ लेके जाएं तो एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं जिसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी, इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, ये फ्रंट ऑफ द मिरर है और ये बैक ऑफ द मिरर है। क्योंकि फ्रंट पे तो कभी भी लाइट मिलेगी नहीं, वो फैल जाएगी। बैक में हम इसको अगर इमेजिनरी लाइंस लगाएं तो यहाँ पे पॉइंट मिलती है जाके, तो इसलिए कहते हैं बिहाइंड द मिरर। जो कि दूसरा कनकेव मिरर है, उसकी इंटरनल रिफ्लेक्टिंग होती है, तो लाइट यहाँ पे आती है, टकराने के बाद एक्चुअल में बेंड होती है अंदर की तरफ। ठीक है, तो वो एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, इसको भी एफ करा दिया, और ये फ्रंट ऑफ द मिरर में होती है, बैक ऑफ द मिरर में नहीं होती। और इसका जो फोकस है वो इमेजिनरी है, बिकॉज द लाइंस लाइट जो है इसमें से गुजरती नहीं है, अपीयर्स टू कम थ्रू दिस पॉइंट। तो ये वर्चुअल है, रियल नहीं है, और इसमें से इन एक्चुअलिटी लाइट रेज जो है अंदर से गुजरती हैं, तो ये आपके पास रियल है। ये इसने कनकेव और फोकस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने अभी बात की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, वही बात कर होगी जिस तरह मैंने शुरू में हमें पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये ना नॉर्मल एंगल के साथ रिफ्लेक्शन, और वही रूल के मुताबिक लाइक प्लेन सरफेस स्फेरिकल मिरर सरफेस आल्सो रिफ्लेक्ट लाइट फॉलोइंग द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज स्टेटेड फॉर प्लेन सरफेस। क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा तो तीनों एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे उसने दो फिगर्स बनाई हैं, अगर आपको यहाँ से नज़र आ जाए तो बेहतर है। जहाँ पे लाइट टच कर रही है उसके, क्योंकि लाइट को ये नहीं पता कि यहाँ से टेढ़ा है यहाँ से टेढ़ा, वो इस पॉइंट को देखेगा। इस पॉइंट पे जो बिल्कुल इसके ऊपर जो 90 डिग्री बनता है उसके लिहाज से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और उसने कहा जी स्पून की एग्जांपल ले लें। अगर स्पून को हम उल्टी साइड से देखेंगे तो आपकी शक्ल आपको छोटी लेकिन पूरी नज़र आएगी, लेकिन सीधी नज़र आएगी। लेकिन अगर स्पून को जिस तरफ से अंदर से वो बेंड होती है उसकी तरफ से देखें तो आपको अपनी शक्ल उल्टी नज़र आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है और ये आपके पास कनकेव मिरर है। एक कनकेव और कन्वेक्स मिरर की स्मॉलेस्ट एग्जांपल या ईजिएस्ट एग्जांपल ये वाली होती है स्टील का स्पून लेने को। अच्छा जी, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होती है, और उसके अंदर तीन चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उनकी अभी डिस्कशन उसने करनी है। 12.3 टॉपिक है हमारे पास इमेज फार्मूला का। इसमें मैं ज़रा इसको साइड पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको 12.3 है टॉपिक, और टॉपिक है क्या जी, इमेज फार्मूला।
कह रहे जब भी किसी मिरर से, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उससे जब इमेज बनता है हमारे पास, तो उसके जो रूल्स हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका कैसे पता चलता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये मिरर है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी पोल लाइन सेंटर से जा रही है, ये इसका पोल पॉइंट है यहाँ पे, तो वो इसकी लाइट रेज आएंगी, इधर से टकराएंगी, किधर मुड़ के वापस जाएंगी, ये लाइट रेज आई यहाँ गई, ये लाइट रेज आई यहाँ से यहाँ गई, तो ये कैसे मुड़ती हैं और कैसे एक पॉइंट पे जाके फोकस होती है जहाँ पे उसका इमेज बनता है, इसकी सारी डिस्कशन जो है इमेज फार्मूला के अंदर है। तो तीन चीज़ों के दरमियान इसका रिलेशन होता है। ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसे बनेगा ये भी देखेंगे, लेकिन पहले क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे पहले तो ये पता हो कि आपका ऑब्जेक्ट आपके मिरर से कितनी दूर है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ डी का नाम देता हूँ मैं, ओ डिस्टेंस, ठीक है, इसको पी का नाम दिया गया, दिस इज पी, और इमेज डिस्टेंस आई डिस्टेंस लिख देता हूँ इसको मैं, इसको नाम दिया गया क्यू का, जहाँ पे इमेज बना है उसका जो डिस्टेंस आया उसको क्यू बोलते हैं। और फिर उसके बाद फोकल लेंथ, कितनी फोकल लेंथ थी, जो इसका फोकल पॉइंट कितनी दूर है, वो एफ का नाम है। इन तीनों का जो आपस में ताल्लुक है इसको हम बोलते हैं इमेज फार्मूला। तो इमेज फार्मूला की डेफिनेशन भी ऐसे ही है, इमेज फार्मूला इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ f ऑफ द मिरर। किस तरह से लिखते हैं इसको, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इनमें इसमें ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कोई दो चीज़ें दी हों और तीसरी पूछी हो तो उसके बारे में हम इसका डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिहाज से उसकी कुछ साइन, कुछ चीज़ें बदलती हैं। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज बनेगा या डायरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन आपको याद होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, साइन कन्वेंशन हमारे पास साइन कन्वेंशन हैं जी। यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, ये मैं टेबल छोटा बना हुआ है, मैं इसको ज़रा थोड़ा बड़ा बना के यहाँ पे आपको चीज़ें बताऊँगा। वैन पॉजिटिव हो तब क्या होगा और जब ये नेगेटिव हो तब क्या होगा। क्वांटिटी है ऑब्जेक्ट, इसको साइड पे कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p। तो जब पॉजिटिव है तब क्या मतलब है कि रियल ऑब्जेक्ट है, आपके इमेज के लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ, आपके इमेज के सामने पड़ा हुआ। सॉरी, आपके मिरर के सामने पड़ा हुआ है, मिरर के लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, लेफ़्ट साइड ये साइड है, इसके सामने पड़ा हुआ, तो रियल इमेज है। और जब नेगेटिव है तो, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो रियल ऑब्जेक्ट है, और जब ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फिर ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो ख्याली जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट आपके पास होगा। उसके बाद है इमेज डिस्टेंस, क्यू, जब ये पॉजिटिव है तो रियल इमेज है। ये पी और क्यू की वैल्यूज़ जो हैं ये आपको जो पेपर पूछेगा कि स्टेट दी इमेज की जो कंडीशन है, रियल है या इमेजिनरी है या वर्चुअल है, वो बताएं, उसके लिए इस्तेमाल होगा वर्चुअल इमेज होगा। और उसके बाद जो फोकल लेंथ है एफ, अगर वो पॉजिटिव है तो कौन सा मिरर है, ये मिरर को बताती है, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कनकेव मिरर के फ्रंट पे होती है, इस वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ली जाती है। और जो कन्वेक्स मिरर है इसकी बैक साइड पे होती है, वहाँ से अपीयर करती हैं लाइट रेज आते हुए, एक्चुअल में वहाँ से नहीं आती। तो उसके अगर नेगेटिव है फोकल लेंथ तो ये
कनकेव मिरर, ये भी सवाल आते हैं कि इसको सॉल्व करें और वैल्यूज़ निकालें और उसके बाद एंड पे बताएं कि ये कौन सा मिरर था हमने जो यूज़ किया था, कनकेव था या कन्वेक्स था। तो वो इस जो टेबल है, जो ये तीन चीज़ें हैं, इनके अकॉर्डिंगली वो चीज़ आपको पता चलती है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल सॉल्व की हुई है, फिर उसने एग्जांपल सॉल्व की हुई है, ये हम बाद में करेंगे। और उसने कहा जी अच्छा जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन थी चीज़, आगे मिरर था, मिरर से टकराने के बाद लाइट वापस आ जाती है, तकरीबन सारी की सारी लाइट इसी मीडियम में आ जाती है, थोड़ी सी लाइट आगे जाती है लेकिन वो फील नहीं होती, वो इसके अंदर इमेज मिरर के अंदर अब्जॉर्ब होती है। लेकिन अब नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि जो कन्वेक्स मिरर हैं वो इमेज छोटा प्रोड्यूस करते हैं, हमेशा छोटा इमेज प्रोड्यूस करते हैं टू इंक्रीज द व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर। और ये रोड के जहाँ पे रोड्स होती हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों के जो मोड़ होते हैं बेसिकली, स्पेशली इन हिली एरियाज़ जहाँ पे आपको मोड़ के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो वहाँ पे आपको ये मिरर लगा दिए जाते हैं कि आप मिरर से देख लें आगे से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी हमने बात की थी रिफ्लेक्शन, चीज़ दूसरे मीडियम से, लाइट दूसरे मीडियम से टकराती है और उसी मीडियम में मैक्सिमम पार्ट उसका वापस आ जाता है, जिसको इमेज फार्मूला के साथ डिस्कस किया गया है और सारी चीज़ें इसके बारे में हमने अभी भी पढ़ी हैं। लेकिन अभी क्या आ रही है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन देखें, रिफ्रैक्शन द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसमें लाइट जो है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, यहाँ पे बना लेते हैं इसको, जैसे उसने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये उसने ग्लास हमें शो कराया हुआ है, ये ग्लास है और ये एयर है, एयर एक और मीडियम है, ग्लास एक और मीडियम है। तो लाइट जब एयर से ग्लास की तरफ आएगी तो वो, क्योंकि ये जो एंगल बनना है वो इस नॉर्मल के मुताबिक बनना है, हमने पहले पढ़ा, जब यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद वो कुछ इस तरह अंदर को बेंड हो गई, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो ये था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ये बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास ग्लास है, ये एयर है और सारी बातें। तो बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम, एयर वन मीडियम है, ग्लास अनदर मीडियम में, लाइट बेंड हुई है, इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर जो लाइटर मीडियम से, ये लाइट मीडियम है मतलब हल्का मीडियम है लाइटर से, अगर हार्ड मीडियम के अंदर जाए, ज़्यादा थिक मीडियम के अंदर जाए, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो इसकी तरफ बेंड करती है जब लाइटर से हार्ड की तरफ आएंगे, और इसी तरह जब हार्ड से लाइट की तरफ जाएंगे तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम दी जो कहते हैं नॉर्मल। लेकिन वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारी इस्तेमाल होती है उसके अंदर, जिसे कहते हैं जो टेक्निक इस्तेमाल होती है हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखें, ये इंसिडेंस रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं साथ ही, जिस तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि लाइट आती है, टकराने के बाद वापस जाती है, नॉर्मल के साथ एंगल सेम होता है, इसमें एंगल सेम वाली बात नहीं है। इंसिडेंस रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। लास्ट टाइम वाली बात, जिस तरह जो एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाली बात थी, यही वो रहा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी यही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होते हैं, इक्वल नहीं होते। तो उसने कहा इनकी जो रेशो है, इनका अगर मैं साइन ले लूँ, साइन आई ओवर साइन आर, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू n के बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, l को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस लिहाज से चेंज होगा कि इन दोनों की साइन लेने के बाद रेशियो जो है वो सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है।
और इस लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपने ये बताना है विद रेशो ऑफ दिस 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 दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बता देंगे तो आपको ये स्नेल्स लॉ है। इसके बाद आगे जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे। पर ये भी हमें आइडिया होगा कि एंगल चेंज क्यों होता है जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है, सॉफ्ट से हार्ड में जाता है या हार्ड में सॉफ्ट में जाता है, तो एंगल चेंज क्यों होता है उसकी भी एक अच्छी रीज़न है, और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझ लेंगे। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।